हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, आप सभी का ई दृष्टि घटना चक्र की करंट अफेयर सीरीज में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर। आपको बता दें कि अभी तक आपका नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर कवर हो चुका है और इसकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर शुरू से लेकर आखिर तक सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपने एक साल के करंट अफेयर को आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका 1 जनवरी 2023 से लेकर 10 जनवरी 2024 तक पूरे एक साल का करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा अगर आप इस सीरीज़ को कम्प्लीटली फॉलो करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 10 जनवरी तक यहाँ पर करंट अफेयर आपका कंप्लीट होगा। अभी आपका मार्च चल रहा है, तो फरवरी और मार्च का करंट अफेयर भी आपका अलग से करवा दिया जाएगा, इसीलिए आपको इसे फॉलो करना है। फ्रेंड्स, अभी आपका आरओ का जो एग्ज़ाम हुआ था 11 फरवरी को, इसको भी कैंसिल कर दिया गया है और अभी संभावना है कि जून या जुलाई में आपका ये एग्ज़ाम दोबारा होगा। ठीक है, इसके अलावा यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम अभी 17 मार्च को होने वाला था, ये भी पोस्टपोन कर दिया गया है। यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स भी आपका जून जुलाई में ही होने वाला है। इसके अलावा सितंबर में आपका बीपीएससी का प्रीलिम्स होगा, तो आप सबके सामने काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम हैं जिसकी आप तैयारी कर रहे होगे। ये सीरीज सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से करंट अफेयर को अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है जिसे आपको मिस नहीं करना है। आपको अभी से ही मेहनत से अच्छे से पढ़ाई करनी है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर, जिसमें सबसे पहली न्यूज़ है आपके सामने नीलगिरी तहर परियोजना। तो यहाँ पर आपको समझना है नीलगिरी तहर परियोजना क्या है। देखिए, 12 अक्टूबर 2023 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने नीलगिरी तहर परियोजना को लॉन्च किया था। तो आपने यहाँ पर देखा कि कौन से राज्य के द्वारा इस परियोजना को शुरू किया गया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि नीलगिरी तहर परियोजना तमिलनाडु की है। ठीक है, इसके अलावा 28 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु ने अपने राजकीय पशु नीलगिरी तहर के संरक्षण हेतु नीलगिरी तहर परियोजना को मंजूरी प्रदान की थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीलगिरी तहर ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है और इसी के संरक्षण के लिए नीलगिरी तहर परियोजना को शुरू किया गया है। यह भारत में इस प्रकार की पहली परियोजना है। इस परियोजना को 5 वर्षों 2022 से 27 की अवधि हेतु लागू किया जाएगा। नीलगिरी तहर के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके अलावा नीलगिरी तहर पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक खुरदार जानवर होता है। IUCN की रेड लिस्ट में इसे संकटग्रस्त एंडेंजर्ड की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि नीलगिरी तहर का IUCN स्टेटस क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं IUCN की रेड लिस्ट में इसे एंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल किया गया है। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। और प्रतिवर्ष 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए देखते हैं दूसरी न्यूज़। दूसरी न्यूज़ है आपके सामने देश का 54वां बाघ अभयारण्य। चलिए इसे समझते हैं ये क्या है। देखिए, 20 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य के गठन की अधिसूचना जारी की गई है। यह बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश के सागर, दमोह एवं नरसिंहपुर जिलों में विस्तृत है। देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं देश के 54 बाघ अभयारण्य की, टाइगर रिजर्व की। ठीक है, कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य। अगर आपसे पूछा जाता है कि वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है यह आपका मध्य प्रदेश में है और यह अभी हाल ही में देश का 54वां यानी 54 टाइगर रिजर्व होने वाला है। एक चीज़ और आपको यहाँ पर ध्यान देना है जो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है कि यह बाघ अभयारण्य, यह टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों में विस्तृत है। तो मध्य प्रदेश के यह 3 जिलों में विस्तृत है। कौन कौन से हैं ये हैं आपके सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिले। तो इन 3 जिलों में यह आपका विस्तृत है। देखिए,
वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य यह देश का 54वां जबकि मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभयारण्य है। पारिस्थितिकी, पशु वर्ग, वनस्पति एवं प्राणी विज्ञान संबंधी महत्व के कारणों से नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य और वीरांगना दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य का वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य के रूप में गठन किया गया है। उल्लेखनीय है कि वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य आकार में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना है। इस बाघ अभयारण्य में 1414.006 वर्ग किलोमीटर का कोर क्षेत्र तथा 925.120 वर्ग किलोमीटर का बफर क्षेत्र शामिल है। इस प्रकार इस बाघ अभयारण्य का संपूर्ण क्षेत्र, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं है। उल्लेखनीय है कि रानी दुर्गावती गोंडवाना की रानी थी और उन्हें मुगलों से गोंडवाना की रक्षा के लिए किए गए उनके योगदान हेतु याद किया जाता है। तो यहाँ पर आपको रानी दुर्गावती के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? ये गोंडवाना की रानी थी और इन्हें मुगलों से गोंडवाना की रक्षा के लिए किए गए योगदान हेतु याद किया जाता है। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश में स्थित बाघ अभयारण्यों की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल मध्य प्रदेश के अंदर जो टाइगर रिजर्व हैं ये आपके टोटल 7 हैं। तो टोटल 7 आपके टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से हैं इन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला है आपका कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये आपका मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व को काफी अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये एग्जाम में आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए तो कान्हा टाइगर रिजर्व ये आपका 2007 में बना था, इसको आप हल्का सा देख सकते हैं। इसके अलावा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। संजय धुबरी टाइगर रिजर्व है। पेंच आपका बाघ अभयारण्य है। बांधवगढ़ पन्ना बाघ अभयारण्य और 7वां जिसकी बात हम अभी कर रहे हैं यह है आपका वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य, जिसका गठन अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में किया गया है और यह मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभयारण्य होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इन 7 के नाम काफी अच्छे से याद कर लेने हैं। कान्हा, सतपुड़ा, संजय धुबरी, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना और वीरांगना दुर्गावती ये सभी मध्य प्रदेश के बाघ अभयारण्य हैं। चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। देखिए नेक्स्ट है आपके सामने नमो 108 कमल की नई प्रजाति। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि नमो 108 क्या है। नमो 108 यह कमल की एक नई प्रजाति है। चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। देखिए 19 अगस्त 2023 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जितेंद्र सिंह ने कमल के पुष्प की नई प्रजाति का अनावरण किया है। इस अवसर पर कमल अभियान का भी शुभारंभ किया गया है। कमल की जिस नई प्रजाति का अनावरण किया गया है उसमें 108 पंखुड़ियां हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नाम नमो 108 क्यों रखा गया है, क्योंकि फ्रेंड्स इस कमल की प्रजाति में 108 पंखुड़ियां हैं, इसी कारण इसे नमो 108 का नाम दिया गया है। इस पुष्प को लखनऊ स्थित CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। कमल के पुष्प की अन्य प्रजातियों के विपरीत नमो 108 प्रजाति मौसमी परिस्थितियों के प्रति अधिक लचीली होती है। कमल की नमो 108 प्रजाति मार्च से दिसंबर तक पुष्पित होती है। कमल की अन्य प्रजातियों की तुलना में यह प्रजाति सबसे लंबे समय तक पुष्पित रहती है। ज्ञातव्य है कि नमो 108 प्रजाति की खोज मणिपुर में कई वर्षों पूर्व हुई थी। नमो 108 भारत में कमल की पहली ऐसी प्रजाति है जिसका जीनोम पूरी तरह से अनुक्रमित किया गया है। देश के अन्य हिस्सों में 108 पंखुड़ियों वाले नमो 108 पुष्पों को उगाने के लिए CSIR NBRI द्वारा कमल अभियान को संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022 रिपोर्ट। चलिए इस रिपोर्ट को यहाँ पर आपको अच्छे से देखना है। यह आपकी अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट है। देखिए 29 जुलाई 2023 को वैश्विक बाघ दिवस ग्लोबल टाइगर डे के अवसर पर अखिल भारतीय बाघ आकलन ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के 5वें चक्र के विस्तृत परिणाम जारी किए गए हैं। इन परिणामों को स्टेटस ऑफ टाइगर्स को प्रीडेटर्स एंड प्री इन इंडिया 2022 नामक रिपोर्ट में संकलित कर प्रस्तुत किया गया है। तो ये रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। नवीनतम
नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में बाघों की अनुमानित संख्या 3682 है। ये आपको याद रखना है, ये डेटा आपके लिए जरूरी है। तो नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में बाघों की अनुमानित संख्या कितनी है, तो ये आपकी 3682 है। रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व के 75% से अधिक जंगली बाघों का निवास स्थान है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व वर्ष 2018 में भारत में बाघों की संख्या 2967 दर्ज की गई थी। तो ये भी आप देख सकते हैं। उत्तराखंड स्थित कार्बेट बाघ अभ्यारण्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है, लगभग 260 यहाँ पर बाघ हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कार्बेट टाइगर रिजर्व ये आपका कहाँ पर है, कार्बेट बाघ अभ्यारण्य ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यहाँ पर बाघों की संख्या सर्वाधिक है, लगभग 260 है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। तत्पश्चात कर्नाटक स्थित बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य तथा कर्नाटक के ही नागरहोल बाघ अभ्यारण्य का स्थान है। तो दूसरे और तीसरे स्थान पर कर्नाटक के टाइगर रिजर्व आते हैं। ये आपको ध्यान देना है कि बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य और नागरहोल बाघ अभ्यारण्य ये दोनों आपके कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। और इनका बाघों की संख्या के मामले में दूसरा और तीसरा स्थान है। चलिए देखते हैं भारत में बाघों की संख्या 2022 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टॉप 5 स्टेट कौन से हैं। तो टॉप 5 स्टेट कौन से हैं यहाँ पर, सबसे पहला है आपके सामने मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 785 बाघों की अनुमानित संख्या है। मध्य प्रदेश के बाद दूसरा है आपका कर्नाटक। कर्नाटक में 563 बाघों की अनुमानित संख्या है। तीसरे स्थान पर यहाँ पर उत्तराखंड है जिसमें 560 बाघों की अनुमानित संख्या है। उत्तराखंड के बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु का नंबर आता है। तो ये भारत के टॉप 5 स्टेट हैं जहां पर बाघों की संख्या सर्वाधिक है। इसके अलावा वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या 205 दर्ज की गई है। चलिए अभी बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आपने सुना होगा। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अभी हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं। चलिए प्रोजेक्ट टाइगर को यहाँ पर समझते हैं। देखिए, 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार द्वारा बाघ के संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च कब किया गया था, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। ये काफी बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व में अपनी तरह की सबसे बड़ी प्रजाति संरक्षण पहल है। 1 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर कर्नाटक स्थित मैसूरू विश्वविद्यालय में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के स्मरणोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। चलिए इसी के साथ बात करते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ये आपका काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। ये क्या है, इसके साथ आपको इसे भी याद रखना है। चलिए देखते हैं इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस। देखिए, 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस को लॉन्च किया था। तो कब इसे लॉन्च किया गया है, 9 अप्रैल 2023 को। यह अलायंस विश्व की 7 प्रमुख बिग कैट्स जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता की संरक्षण और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो ये बेसिकली जो अलायंस है ये विश्व की 7 प्रमुख जो बिग कैट्स हैं इनके संरक्षण पर ध्यान देगा। इस अलायंस के सदस्यों में इन प्रजातियों को शरण देने वाले देश शामिल होंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2022 जिसे हमने यहाँ पर काफी अच्छे से कवर किया है। देखिए, अगली न्यूज़ है आपकी भारत में चीते का पुनर्वास। इसे भी आपने न्यूज़ में सुना होगा, इसे आपको यहाँ पर अच्छे से समझना है। तो भारत में चीतों का पुनर्वास किया गया है। देखिए, 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगली चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में रहने के लिए मुक्त कर दिया है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कूनो नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है और यहीं पर इन चीतों को रखा गया है। इन चीतों को नामीबिया से लाया गया था। ये भी आपको ध्यान देना है कौन सी कंट्री से इन्हें लाया गया था, तो नामीबिया से इन्हें लाया गया था। जिन 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है उनमें 5 मादा चीते और 3 नर चीते शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1952 में देश में
में विलुप्त घोषित हो चुके चीते की लगभग 7 दशकों बाद भारतीय भूमि पर वापसी हुई है। तो आप देख सकते हैं 1952 में चीतों को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था, इसीलिए इनकी पुनर्वापसी की जा रही है। इसी क्रम में 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रहने के लिए मुक्त किया गया है। तो हाल ही में 2 कंट्री से चीतों को लाया गया है, जैसा कि आपने देखा नामीबिया से हमने 8 चीते मंगाए हैं, इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से हमने 12 चीतों को मंगाया है और इन्हें कहां पर रखा गया है? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इन्हें रखा गया है। देखिए, ज्ञातव्य है कि चीतों का भारत में पुनर्वास प्रोजेक्ट चीता के तत्वाधान में संभव हुआ है, जो किसी विशाल जंगली मांसाहारी जानवर के अंतर्महाद्वीपीय स्थानांतरण की विश्व की प्रथम परियोजना है। उल्लेखनीय है कि चीते की उप प्रजाति जो भारत में विलुप्त हो गई थी वह एशियाई चीता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वह प्रजाति जिसे नामीबिया से भारत लाकर बसाया गया है वह अफ्रीकी चीता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि भारत से जो प्रजाति चीतों की विलुप्त हुई थी वो थी आपकी एशियाई चीता। एशियाई चीता भारत से विलुप्त हुआ था और अभी जो जिन चीतों को हमने लाया है वो आपके अफ्रीकी चीते हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका एवं नामीबिया से लाए गए कुल 20 चीतों में से अब तक 6 वयस्क चीतों की मौत हो चुकी है। चलिए बात करते हैं चीता परियोजना संचालन समिति की। देखिए, 26 मई 2023 को 11 सदस्यों वाली चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया गया है। डॉक्टर राजेश गोपाल महासचिव ग्लोबल टाइगर फोरम इस समिति के अध्यक्ष होंगे। यह समिति मध्य प्रदेश वन विभाग और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को चीतों के पुनर्वास की समीक्षा, प्रगति, निगरानी और परामर्श हेतु उत्तरदायी होगी। चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट है आपके सामने महेंद्रगिरी की पहाड़ी। महेंद्रगिरी पहाड़ी जैव विविधता विरासत स्थल, इसे आपको यहाँ पर अच्छे से समझना है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां, चलिए देखते हैं। 20 मार्च 2023 को ओडिशा सरकार द्वारा गंधर्मर्दन पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि अभी 20 मार्च 2023 को ओडिशा सरकार के द्वारा जो गंधर्मर्दन पहाड़ी हैं इन्हें यहाँ पर जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है और यह ओडिशा का तीसरा जैव विविधता विरासत स्थल है। ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व 25 नवंबर 2022 को ओडिशा सरकार ने एक अधिसूचना के माध्यम से महेंद्रगिरी पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया था। यह ओडिशा का द्वितीय जैव विविधता विरासत स्थल था। इसके अलावा मंदसरू कंधमाल जिला ओडिशा का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल है। गौरतलब है कि 22 नवंबर 2022 को तमिलनाडु सरकार ने अरीदापट्टी को तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया था। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुसार वर्तमान में भारत में कुल 44 जैव विविधता विरासत स्थल हैं। तो टोटल भारत में कितने जैव विविधता विरासत स्थल हैं? तो ये टोटल 44 हैं आपके। भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल नल्लूर टैमेरिंड बंगलुरु कर्नाटक में है। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक 10 जैव विविधता विरासत स्थल है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना है कि सर्वाधिक जैव विविधता विरासत स्थल कहाँ पर हैं, तो ये आपके पश्चिम बंगाल में है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जैव विविधता विरासत स्थल की संख्या 1 है, जबकि मध्य प्रदेश में इनकी संख्या 3 है। वहीं बिहार में कोई जैव विविधता विरासत स्थल नहीं है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपके सामने भारत के 75 रामसर स्थल। तो यहाँ पर आपको रामसर स्थल को समझना है। देखिए, 13 अगस्त 2022 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत की 11 नई आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है आपकी यहाँ पर कि भारत की 11 नई आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। इस प्रकार भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर भी 75 हो गई है। इन स्थलों के अंतर्गत देश का कुल इतना क्षेत्र कवर हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं भारत में स्थित रामसर स्थल की, जो कि टोटल 75 आपके यहाँ पर हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टोटल 75 भारत में स्थित रामसर स्थल हैं। सबसे पहला है आपका तमिलनाडु में टोटल 14 रामसर स्थल हैं। ये आपके यहाँ पर दिए गए हैं, आप इनको वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, आपसे पूछा जाए अगर कि वेदांथंगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये आपका तमिलनाडु में है। इसके अलावा करिकिली पक्षी अभ्यारण्य ये भी आपका तमिलनाडु में है, जो कि तमिलनाडु का एक रामसर स्थल है। इसके अलावा चलिए बात करते हैं दूसरे राज्य की, तो उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 10 रामसर स्थल हैं। हैदरपुर आर्द्रभूमि, ये क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, हैदरपुर आर्द्रभूमि कहाँ पर है, ये आपकी उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा पार्वती पक्षी अभ्यारण्य, समान पक्षी अभ्यारण्य, सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवर झील, ब्यास संरक्षण रिजर्व और हरिके झील, ये सभी आपके उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर जो आपका ये ब्यास संरक्षण रिजर्व और हरिके झील है, ये आपका पंजाब का रामसर स्थल है, ठीक है, ये आपका इसका नहीं है। तो सरसई नवर झील तक ये आपके उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल है, इन्हें आप ध्यान देंगे। ये अक्सर आपसे यूपी के एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर किसी भी एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, ठीक है, इन्हें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं पंजाब में टोटल 6 रामसर स्थल हैं। ब्यास संरक्षण रिजर्व, हरिके झील, रोपड़, ये आपके पंजाब के रामसर स्थल हैं। इसके अलावा ओडिशा में टोटल 6 रामसर स्थल हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। चिल्का झील कहाँ पर है, ये आपकी ओडिशा में है। इसके अलावा हीराकुंड जलाशय, ये भी ओडिशा का एक रामसर स्थल है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में टोटल 5 यहाँ पर आपके रामसर स्थल हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं वुलर झील कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। सुरीसर मानसर झील ये भी आपकी जम्मू कश्मीर में है। होकेरा आर्द्रभूमि ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है, इन्हें आपको अच्छे से लर्न करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात में आपके 4 रामसर स्थल है। नल सरोवर रामसर स्थल कहाँ का है, तो ये गुजरात का है, इसे आप ध्यान देंगे। मध्य प्रदेश में आपके 4 रामसर स्थल हैं। भोज आर्द्रभूमि, साख्य सागर, सिरपुर आर्द्रभूमि, यशवंत सागर, ये आपके मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर स्थल हैं। पोंग बांध झील, चंद्रताल आर्द्रभूमि, ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। और रेणुका आर्द्रभूमि जो कि सबसे छोटा भारत का रामसर स्थल है, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा आप देख सकते हैं केरल में टोटल 3 रामसर स्थल हैं। वेम्बनाथ कोल आर्द्रभूमि, इसके अलावा अष्टमुडी आर्द्रभूमि, ये भी आपकी केरल में है। महाराष्ट्र में आपके 3 रामसर स्थल हैं, लद्दाख में 2 हैं और हरियाणा में भी आपके 2 हैं, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। राजस्थान में आपके 2 हैं, पश्चिम बंगाल में 2 हैं, ठीक है। तो ये आपके टोटल भारत के रामसर स्थल हैं, यहाँ पर भी दिए गए हैं, इन्हें भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर को काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। अभी जो नेक्स्ट है आपका ये है रक्षा विज्ञान, डिफेंस से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहला है आपके सामने INS इम्फाल भारतीय नौसेना में शामिल। तो INS इम्फाल को भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया है, ये आपके लिए ज़रूरी है। चलिए इसे भी थोड़ा सा समझते हैं। देखिए 26 दिसंबर 2023 को मुंबई स्थित नौसैनिक पोतगाह में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसैनिक पोत इम्फाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इम्फाल किसकी राजधानी है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखिए यह पहला ऐसा युद्ध पोत है जिसका नाम उत्तर पूर्व के किसी शहर के नाम पर रखा गया है। किसी भी अन्य स्वदेशी विध्वंसक पोत की तुलना में INS इम्फाल के निर्माण एवं परीक्षण में सबसे कम समय लगा है। भारतीय नौसेना में तैनाती से पूर्व इस पोत से विस्तारित रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया था। यह पोत परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध की स्थितियों में लड़ने के लिए सुसज्जित है। गौरतलब है कि INS इम्फाल परियोजना 15B प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित तीसरा युद्ध पोत है।
प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित किए जा रहे 4 पोतों का विवरण यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये 4 पोत हैं जिसे इस प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। तो INS विशाखापत्तनम, INS मोरमुगांव, INS इम्फाल और INS सूरत, ये 4 पोत हैं जिसे इस प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर बनाया जा रहा है। इसके अलावा प्रोजेक्ट 15B के पोतों को विशाखापत्तनम श्रेणी के विध्वंसक युद्ध पोतों के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, INS इम्फाल को भारतीय नौसेना के इन हाउस संगठन वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है। यह पोत लगभग 75% स्वदेशी उपकरणों से निर्मित है। इस पोत की आप लंबाई चौड़ाई यहाँ पर देख सकते हैं। यह पोत 30 समुद्री मील से अधिकतम गति प्राप्त करने में सक्षम है। तो ये थी आपकी डिफेंस में सबसे पहली न्यूज INS इम्फाल, जिसे भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किया गया है। दूसरी न्यूज है आपके सामने समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली। तो समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है, इसे भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए, 17 दिसंबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अस्त्र शक्ति 2023 युद्धाभ्यास के दौरान समर की फुल फॉर्म क्या होती है? समर की फुल फॉर्म होती है सरफेस टू एयर मिसाइल एश्योर्ड रिटेलिएशंस। तो इस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है। इसका परीक्षण सूर्यलंका एयरफोर्स स्टेशन आंध्र प्रदेश में किया गया है। समर एक कम दूरी की त्वरित प्रतिक्रिया वाली सतह से हवा सरफेस टू एयर में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज समर? समर क्या है? समर सरफेस टू एयर में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। समर मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 10 से 12 किलोमीटर है, जिसका उपयोग कम उड़ान वाले हवाई लक्ष्यों के विरुद्ध किया जा सकता है। समर मिसाइल प्रणाली को लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और मानव रहित हवाई वाहनों सहित विभिन्न कम उड़ान वाले हवाई खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट है आपके सामने प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो प्रलय क्या है? प्रलय एक मिसाइल का नाम है। देखिए, 7 नवंबर 2023 को DRDO ने प्रलय का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया था। यह परीक्षण ओडिशा तट स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। इसके पूर्व 22 एवं 23 दिसंबर 2021 को इस मिसाइल के 2 परीक्षण संपन्न किए गए थे। प्रलय एक सामरिक लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। यह एक स्वदेशी नई पीढ़ी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, ये जो मिसाइल हैं ये कहाँ से कहाँ पर वार करती हैं। जैसे कि आपकी जो प्रलय मिसाइल है ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जबकि अभी जो हमने दूसरी मिसाइल पढ़ी थी वो सरफेस टू एयर में मार करने वाली मिसाइल थी। यह मिसाइल ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर एवं कई नई प्रौद्योगिकियों द्वारा संचालित होती है। यह मिसाइल केवल पारंपरिक युद्ध शीर्ष को वहन करने के लिए ही डिजाइन की गई है। इस मिसाइल की पेलोड वहन क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम है। इस मिसाइल की मारक दूरी 350 से 500 किलोमीटर है। इसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल को पृथ्वी रक्षा वाहन नामक एक बाह्य वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल के व्युत्पन्न की संख्या दी जा रही है। यह मिसाइल चीन की डोंगफेंग 12 तथा रूस की 9K720 इस्कांदर मिसाइल के समतुल्य है। ये दोनों ही लघु दूरी की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। नेक्स्ट है आपका विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड। तो विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड ये कहाँ पर बनाई गई है? चलिए इसे देखते हैं। देखिए, 12 सितंबर 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लद्दाख स्थित न्योमा एयरफील्ड परियोजना का शिलान्यास किया गया है। तो न्योमा एयरफील्ड परियोजना का शिलान्यास कहां पर किया गया है? लद्दाख में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। भारतीय रक्षा मंत्री ने इसी दिन सीमा सड़क संगठन द्वारा पूर्ण की गई अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है। पूर्वी लद्दाख स्थित न्योमा एयरफील्ड 13,710 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है। ध्यातव्य है कि यह एयरफील्ड पूर्वी लद्दाख में भारत एवं चीन के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के निकट स्थित है। यह एयरफील्ड लद्दाख समेत उत्तरी सीमा पर वायुसेना की क्षमता को बढ़ाएगी। उल्लेखनीय है कि न्योमा एयरफील्ड लद्दाख में तीसरा लड़ाकू एयरबेस होगा। लेह और थोइस 2 एयरबेस पहले से ही लड़ाकू विमानों के संचालन में सक्षम हैं।
इसी के साथ बात करते हैं नेचीफू सुरंग की। देखिए 12 सितंबर 2023 को ही केंद्रीय रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में नेचीफू सुरंग का भी उद्घाटन किया। यह सुरंग लगभग 500 मीटर लंबी है। यह सुरंग निर्माणाधीन सेला सुरंग के साथ रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तवांग क्षेत्र को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। तो नेचीफू सुरंग ये कहाँ पर है? ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका IL-38C ड्रैगन सेवा मुक्त, इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है। देखिए 31 अक्टूबर 2023 को लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान IL-38C ड्रैगन को भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो इसे आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपके सामने एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल। तो इंद्रजाल क्या है? इंद्रजाल ये एक एंटी ड्रोन प्रणाली है, इतना आपको याद रखना है। चलिए इसे देखते हैं। सितंबर 2023 में भारत ने प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल का अनावरण किया है। इंद्रजाल को हैदराबाद स्थित निजी क्षेत्र की कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा निर्मित एवं विकसित किया गया है। इंद्रजाल स्वायत्त एंटी ड्रोन प्रणाली शत्रु पक्ष के ड्रोनों का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने, उन्हें निष्क्रिय करने में सक्षम है। इंद्रजाल प्रणाली 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करती है, जो 4000 वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र की सुरक्षा कर सकती है। इंद्रजाल विश्व की एकमात्र स्वायत्त व्यापक क्षेत्र वाली प्रणाली है। इस अत्याधुनिक प्रणाली को सूक्ष्म, छोटे, बड़े तथा अत्यधिक बड़े ड्रोनों से सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम माना जाता है, जो भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत है। ध्यातव्य है कि देश में पहली बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित एक अत्याधुनिक स्वायत्त एंटी ड्रोन प्रणाली विकसित की गई है, जो न सिर्फ परमाणु प्रतिष्ठानों और तेल रिंग जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रक्षा कर सकती है, बल्कि पूरे शहर के विस्तृत क्षेत्र की भी रक्षा कर सकती है। तो आपको ध्यान रखना है इंद्रजाल क्या है? इंद्रजाल एक एंटी ड्रोन प्रणाली है। नेक्स्ट है आपका अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण। तो अस्त्र क्या है? अस्त्र यहाँ पर एक मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण किया गया है। 23 अगस्त 2023 को भारतीय वायुसेना द्वारा पहली बार LCA तेजस लड़ाकू विमान से स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। यह परीक्षण गोवा तट से LCA तेजस विमान से संचालित किया गया है। तो इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रबल रिवॉल्वर। देखिए इसके साथ आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो आपका अस्त्र मिसाइल है यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। चलिए अभी बात करते हैं प्रबल रिवॉल्वर की। तो प्रबल क्या है? प्रबल यहाँ पर एक रिवॉल्वर है। 18 अगस्त 2023 को प्रबल नामक रिवॉल्वर को लॉन्च किया गया। यह भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर है। साथ ही ये भारत में निर्मित पहली ऐसी रिवॉल्वर है जो साइड स्विंग सिलेंडर से लैस है। प्रबल रिवॉल्वर का निर्माण कानपुर स्थित एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो आप देख सकते हैं इसकी मारक क्षमता 50 मीटर तक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपके सामने प्रोजेक्ट कुशा। तो प्रोजेक्ट कुशा क्या है? देखिए भारत ने अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय वायुसेना के लिए लंबी दूरी की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों के विकास का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इसी कार्यक्रम को देखिए LRSAM, इसकी फुल फॉर्म है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल कार्यक्रम को प्रोजेक्ट कुशा नाम दिया गया है। बस आपको ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट कुशा क्या है। प्रोजेक्ट कुशा एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणालियों का कार्यक्रम है। ठीक है, तो इसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका INS कृपान। ये इंपॉर्टेंट है। INS कृपान को वियतनाम को दे दिया गया है। चलिए इसे देखते हैं। देखिए 17 से 19 जून 2023 के मध्य है वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फॉन वॉन गियांग भारत की यात्रा पर आए थे। इस दौरान भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम को एक सेवारत मिसाइल कारवेट उपहार में देने की घोषणा की है। इस मिसाइल कारवेट का नाम है INS कृपान, जिसे वियतनाम को उपहार में दिया गया है। गौरतलब है कि भारत ने पहली बार किसी मित्र देश को पूर्णतः परिचालित सेवारत युद्धपोत उपहार में दिया है। ध्यातव्य है कि भारत द्वारा जिन देशों को पोत उपहार में दिए गए हैं
उनमें वियतनाम, म्यांमार, मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मोजाम्बिक और श्रीलंका जैसे देश शामिल हैं। राष्ट्र के लिए 32 वर्षों की शानदार सेवा पूरी करने के बाद INS कृपान को भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर जुलाई 2023 में वियतनाम पीपुल्स नेवी को सौंप दिया गया है। INS कृपान खुकरी श्रेणी का तीसरा स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट है। 12 जनवरी 1991 को इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सर्वेक्षण पोत संशोधक। सर्वेक्षण पोत संशोधक क्या है, चलिए देखते हैं। 13 जून 2023 को चेन्नई स्थित कटुपल्ली में सर्वेक्षण पोत संशोधक का जलावतरण किया गया। संशोधक भारतीय नौसेना हेतु L&T के सहयोग से गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है और 4 सर्वेक्षण पोत परियोजना का चौथा पोत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस परियोजना के तहत जो निर्मित पोत हैं INS संधायक, INS निर्देशक, INS इच्छक और INS संशोधक। तो ये आपका ये था। देखिए नेक्स्ट है आपका अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण। तो अग्नि प्राइम का भी सफल परीक्षण किया गया है। 7 जून 2023 को नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस मिसाइल को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा संपन्न किया गया है। यह सफल परीक्षण ओडिशा के बालासोर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था। नेक्स्ट है आपका MV एम्प्रेस। MV एम्प्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है। देखिए 5 जून 2023 को केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एम्प्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में MV एम्प्रेस को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया है। इसके साथ ही चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन टर्मिनल का शुभारंभ भी किया गया है। MV एम्प्रेस क्रूज सेवा ने श्रीलंका के 3 बंदरगाहों जैसे हम्बनटोटा, त्रिकोणमाली और कांके संतुराई की यात्रा की। तो ये 3 बंदरगाह कहाँ के हैं, ये श्रीलंका के 3 बंदरगाह हैं। इनके नाम भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों नेक्स्ट है आपका स्काई होक। स्काई होक क्या है? स्काई होक भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है। देखिए जनवरी 2023 में भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन स्काई होक के विकास की घोषणा की गई है। इस ड्रोन का विकास स्टार्टअप IG ड्रोन द्वारा किया गया है। इस ड्रोन के विकास में ओडिशा के बुलरा संबलपुर जिला स्थित वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के उद्यमियों की भूमिका रही है। 5G तकनीक से लैस होने के कारण स्काई होक क्षेत्र फील्ड से नियंत्रित किए जाने के बजाय सीधे कमांड सेंटर से नियंत्रित किया जा सकेगा। स्काई होक ऊर्ध्वाधर उड़ान भरने व ऊर्ध्वाधर लैंड, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग करने में भी सक्षम है। स्पष्ट है कि स्काई होक एक VTOL है। इसे पारंपरिक रनवे की आवश्यकता के बिना किसी भी क्षेत्र से संचालित किया जा सकता है। यह अपने साथ 10 किलोग्राम तक वजनी पेलोड ले जा सकता है। लगभग 5 घंटे तक लगातार उड़ान भरने में भी सक्षम है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके प्रमुख युद्धाभ्यास 2022-23 ये दिए गए हैं, जो प्रमुख युद्धाभ्यास हैं। आपसे यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये युद्धाभ्यास कौन कौन से देशों के बीच होता है और किस प्रकार का यह युद्धाभ्यास है, इसीलिए आपको इन्हें देखना है। सबसे पहला है आपके सामने एक्स-विन-बैक्स। एक्स-विन-बैक्स ये भारत एवं वियतनाम के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। यह एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है दूसरा है आपका सूर्य किरण। सूर्य किरण आपका भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया जाता है। तो सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच आयोजित होने वाला एक युद्धाभ्यास है और यह एक संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास है। तीसरा है आपका ओस्ट्रा हिंद। ओस्ट्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित होता है। नेक्स्ट है आपका काजिंद, काफी इंपॉर्टेंट है। काजिंद आपका भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजित होता है और यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट है आपका बोंगो सागर। बोंगो सागर भारत एवं बांग्लादेश के बीच आयोजित होता है। छठा है आपका हरिमऊ शक्ति। हरिमऊ शक्ति युद्धाभ्यास ये भारत एवं मलेशिया के बीच
आयोजित होता है। नेक्स्ट है सिम्बेक्स। सिम्बेक्स आपका भारत एवं सिंगापुर के बीच आयोजित होने वाला एक नौसैन्य अभ्यास है, ये पॉइंट आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट है मालाबार। मालाबार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मालाबार एक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है, इसमें आपका भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया एवं अमेरिका भाग लेते हैं। तो ये 4 कंट्री के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है मालाबार और एक समुद्री अभ्यास है। नेक्स्ट है नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित होने वाला युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट है जिमैक्स। जिमैक्स आपका भारत और जापान के बीच आयोजित होता है। नेक्स्ट है एक्वेरिन। एक्वेरिन आपका भारत और मालदीव के बीच आयोजित होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका अल मोहेद अल हिंदी। अल मोहेद अल हिंदी ये भारत और सऊदी अरब के बीच आयोजित होने वाला द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट है समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित होता है। नेक्स्ट है अजय वॉरियर। अजय वॉरियर आपका भारत और यूके के बीच आयोजित किया जाता है। इन सभी को आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट है कोप इंडिया। कोप इंडिया आपका भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होता है। नेक्स्ट है सिलीनेक्स। सिलीनेक्स आपका भारत एवं श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है। इसके अलावा कोबरा वॉरियर। कोबरा वॉरियर एक बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है। नेक्स्ट है अभ्यास कोकन। कोकन अभ्यास आपका भारतीय नौसेना एवं रॉयल नेवी ब्रिटेन की सेना के बीच में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका डेजर्ट फ्लैग। डेजर्ट फ्लैग भी एक बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है और ये एक वायु सैन्य अभ्यास है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कटलेस एम्प्रेस। कटलेस एक्सप्रेस आपका बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारतीय सेना एवं सिंगापुर की सेना के बीच आयोजित किया जाता है। ला पैरास ये भी बहुपक्षीय अभ्यास है। फ्रिंजेक्स। फ्रिंजेक्स आपका भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन भारत एवं जापान के बीच आयोजित होता है। सिन्यू मैत्री भी भारत और जापान के बीच आयोजित होता है। ट्रोपैक्स एक भारतीय नौसैन्य अभ्यास है। इसके अलावा अभ्यास डस्ट लिंक। अभ्यास डस्ट लिंक ये आपका भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है वीर गार्जियन। वीर गार्जियन आपका भारत एवं जापान के बीच आयोजित किया जाने वाला एक संयुक्त वायु रक्षा अभ्यास है। अभ्यास एम्फेक्स। अभ्यास एम्फेक्स ये भारत की जल, थल एवं वायु सेना के बीच आयोजित किया जाने वाला सबसे बड़ा समन्वित अभ्यास है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एनवायरनमेंट से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड काफ़ी सारे करंट अफेयर को काफ़ी अच्छे से कवर किया है। बस इन्हें आपको अच्छे से याद कर लेना है। अभी जो आपका नेक्स्ट करंट अफेयर होगा ये यूपी स्पेशल से रिलेटेड करंट अफेयर होगा। इसकी क्लास आपकी जल्द ही आएगी। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।